नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी शर्मनाक। माँ का फोन आया था। पापा आईसीयू में भर्ती हैं। 10-12 दिन पहले इसी तरह का फोन विक्की के पास गया था। माँ मजबूर हो गई थी, नहीं तो वे कल्पना में भी पापा को बीमार न करती। संभव होता तो वे खुद बीमार हो जाती, पर फिर फोन कौन करता। पापा तो इस बचकाने खेल में हरगिज शरीक न होते। पिछले 1.5 साल से विक्की ने घर की शक्ल नहीं देखी थी। होली, दिवाली, दशहरा सारे त्योहार सोने ही निकल रहे थे। हफ्ते 15 दिन में फोन पर एक रस्मी सी बातचीत हो जाती थी बस। माँ परेशान हो गई थी और उन्होंने यह सदियों पुराना नुस्खा आजमाया था। नुस्खा बेशक पुराना था पर अचूक था, इसलिए काम कर गया। विक्की बाबा दौड़ते भागते घर पहुंचे और वहां सबको भला चंगा देखकर एकदम बिफर गए। ये कोई तरीका है? मेरी 2 दिन की छुट्टियां बर्बाद हो गईं। फ्लाइट का पैसा गया सो अलग। ऑफिस में सबको पता चलेगा तो अच्छा खासा मजाक बन जाएगा। हद होती है यार किसी चीज की। माँ उसकी बमबारी से जरा भी नहीं घबराईं, बल्कि उससे भी ज्यादा आक्रामक होकर बोली थी। तुम यहाँ देश में रहकर भी सालों साल शक्ल नहीं दिखाओगे तो हम और क्या करेंगे? दूसरों के बच्चों को देखो, इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं, फिर भी साल में एक बार आकर माँ बाप से मिल जाते हैं। तुम्हारे लिए बम्बई से यहाँ आना पहाड़ हो गया। ऐसी कौन सी अनोखी नौकरी है तुम्हारी जो 4 दिन की छुट्टी भी नहीं देती? माँ जब सांस लेने के लिए थोड़ा रुकी तो पापा ने अपने शांत गंभीर तेवर में कहा था, देखो बेटा, यहाँ लड़की वालों का तांता लगा हुआ है। पता नहीं लोग कहाँ से किस किस की सिफारिश लेकर चले आ रहे हैं। मेरी मेज पर कुंडलियों का और तस्वीरों का अंबार लग गया है। उन लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। एक बार तुम्हारी राय पता चल जाए तो ठीक रहेगा। इस तरह सबको कब तक लटका कर रखा जा सकता है? माँ ने अंतिम सवाल दागा था। शादी भी करनी है कि नहीं, यही बता दो तो हमारी जान छूटे। उसके बाद विक्की भागा भागा मेरे पास भोपाल आया था। दीदी मुझे बचा लो प्लीज। पापा के सामने मेरी थोड़ी सी पैरवी कर दो। मैं अपने मुंह से उन्हें यह सब नहीं बता पाऊंगा। कहीं दिल लगा बैठे हो क्या? विक्की ने नजरें झुका ली थी। लगता है अपनी कास्ट की नहीं है तभी इतना डर रहे हो। वो जो भी है, इतना जान लो कि हम बहुत आगे निकल आए हैं। अब पीछे लौटना नामुमकिन है। नो प्रॉब्लम यार, आजकल इंटरकास्ट शादियों का इतना हुआ नहीं रह गया है। पता है हम लोग महीने में कम से कम 5 शादियां अटेंड करते हैं। उनमें से मुश्किल से 1-8 सजाती होती हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है भाई। जात पात आजकल कोई नहीं मानता। धर्म तो मानते हैं। धर्म? पल भर को मेरा खून ही जम गया। ये क्या कह रहा है विक्की? और इस मामले में मैं उसकी पैरवी कैसे करूंगी? माँ का सामना कैसे करेंगे? दीदी प्लीज। विक्की के स्वर में याचना थी, करुणा थी। मैंने किसी तरह उसे सांत्वना दी, आश्वासन दिया और वह चला गया। इसके बाद जो पहला रविवार आया, मैं बच्चों को इन पर सौंप कर बकौल उनकी छुट्टी का कचरा करके दिन भर के लिए इंदौर चली गई। काम मुश्किल था, मैं जानती थी, पर मैंने विक्की को वचन दिया था, इसलिए बड़े ही सधे शब्दों में अपनी बात उन लोगों के सामने रखी। पापा तो शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे, पर माँ एकदम ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वे करीब 1.5 घंटे तक अनवरत बोलती ही रही। बेटे की पढ़ाई, पापा का प्रोत्साहन, बाहर की नौकरी, गलत सलत दोस्त पता नहीं कितनों को उन्होंने अपनी लपेट में ले लिया। माँ बरसकर चुप हो गई तो मैं जाने के लिए उठ खड़ी हुई। पापा उसी तरह गर्दन नीचे झुकाए बैठे ही रहे। चलते समय भी उन्होंने मेरी ओर नजर उठाकर नहीं देखा। और आज माँ का फोन आया था, पापा आईसीयू में भर्ती हैं। वैसे मुझे उसी दिन खटका हो गया था। माँ ने तो अपनी भड़ास निकाल दी थी, पर पापा सब कुछ भीतर ही भीतर पी गए थे। यही घुटन अब उनके जान की दुश्मन बन गई थी। हम दोनों, बल्कि चारों, दौड़े दौड़े इंदौर पहुंचे। खबर तो विक्की को भी कर दी गई थी, पर वही भेड़िया आया वाली बात हो रही थी। उसे जरा भी यकीन नहीं आया था। इस बीच माँ उसे भरपूर गालियां दे चुकी होंगी, मैं जानती थी, इसलिए वह बिदक गया था। आखिर इन्होंने कमान संभाली और बड़ी मुश्किल से उसे विश्वास दिलाया, वस्तु स्थिति समझाई। इन पर अविश्वास करने की वह सोच भी नहीं सकता था।
चुपचाप चला आया। उसके आने तक पापा काफ़ी संभल गए थे। वे ज़रा ठीक ठाक लगे तो इन्होंने मुझे बच्चों के साथ वापस भेज दिया। स्कूल का हर्ज हो रहा था। पापा के घर आने तक वे रुके रहे। फिर मरीज का भार विक्की को सौंप कर लौट आए। डॉक्टर के ओके कहने के बाद ही वह वापस गया। उसके बाद कभी मैं, कभी ये, कभी हम चारों महीना 15 दिन में इंदौर हो आते थे। पापा ठीक हो रहे थे। कम बोलने वाले पहले ही से थे, अब एकदम चुप हो गए थे। यही बात थोड़ा परेशान करने वाली थी। बाकी रिपोर्ट सब अच्छी ही थी। उस दिन मैं अकेले ही गई थी। ये बार बार का जाना बहुत थकाने वाला होता था। उस दिन सोच भी रही थी 4 महीने हो चले हैं अब, डॉक्टर अगर इजाज़त देंगे तो माँ पापा को अपने पास ही ले आऊँगी। उन्हें भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेरे भी चक्कर बच जाएंगे। उस दिन दरवाज़ा विक्की ने ही खोला। मैं तो चौंक गई थी। तुम कब आए? पापा ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं तो अपने काम से आया हूँ, उसने कहा। फिर ठीक है। मेरे तो सच्ची प्राण ही सूख गए थे। मैंने कहा, घर में एक आदमी बीमार होता है तो जैसे सारा घर बीमार हो जाता है। पापा की चिंता और पापा की तीमारदारी करते करते माँ मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम लस्त हो गई थी। विक्की भी इस बार मुझे थोड़ा दुबला सा लगा। माँ का मूड लेकिन इस बार बहुत अच्छा था। मैंने उलाहना देते हुए कहा भी, माँ, मैं और तुम्हारे जमाई राजा तुम लोगों के हालचाल देखने बार बार आते रहे हैं, पर हमें देखकर तुम इतनी खुश कभी नहीं हुई। आज बेटा आया है तो तुम्हारी खुशी जैसे छल की पड़ रही है। मैं खुश क्यों हूँ जानती हो? बेटा अब यहीं जॉब लेने की सोच रहा है। क्या? आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, ये क्या गजब कर रही हो? तुम्हारी खुशी उसे कितनी महंगी पड़ेगी जानती हो? उसे कितना लॉस होगा इसका अंदाज है? अरे 1000-2000 कम भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, लड़का अपने घर में तो रहेगा। 1000-2000? माँ, तुम किस दुनिया में रहती हो? इसी दुनिया में रहती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि उस माया नगरी में पैसा मिलता भी है तो आधा मकान के किराए में चला जाता है, बाकी सवारी पर खर्च हो जाता है। सिर्फ पैसों की बात नहीं है माँ, कैरियर की भी है। मैंने कहना चाहा पर चुप हो रही। बहस करना व्यर्थ था। वैसे भी यह उन लोगों का अपना मसला था, मुझे बोलने का कोई हक नहीं था। खाना खाने के बाद माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और 4-5 लड़कियों के फोटो मेरे सामने रखकर बोली, लो पसंद करो। गोया लड़कियां न हुई साड़ियां हो गईं। लो पसंद करो। ये सब क्या है माँ? अरे 15-20 थे जिनमें से मैंने ये 5 चुने हैं। अब तुम अपनी पसंद बता दो। किस लिए? मैंने मोहल्ले वालों के लिए एक मैरिज ब्यूरो खोला है ना, उसके लिए। माँ गुस्से में होती हैं तो उनकी वाड़ी में और भी धार आ जाती है। विक्की से पूछ लिया है? मैंने सहमे स्वर में पूछा। उससे पूछे बिना यह सब उठा पटक करूंगी क्या मैं? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? वह मान गया है? हाँ, बड़ी मुश्किल से माना है। इतनी मिन्नत आरजू ठाकुर जी के दरबार में करती तो मुझे बैकुंठ मिल जाता। खैर, अब जो भी मिल रहा है वह भी कम नहीं है। उसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। अब तुम भी अपनी पसंद बता दो। माँ, बहू तुम्हें लानी है, तुम पसंद करो। मुझे तो ये वाली बहुत पसंद आ रही है। उन्होंने एक फोटो उठाते हुए कहा। नाम भी बड़ा प्यारा है, प्रियंका। और फिर वे बड़ी देर तक प्रियंका नामक उस सुकन्या के रूप गुण का बखान करती रहीं, उसके परिवार के बारे में बताती रहीं। मैं चुपचाप सुन रही थी, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे कानों में विक्की का आर्त स्वर गूंज रहा था। हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं दीदी, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। दोपहर की चाय जानबूझकर मैंने बनाई। माँ और पापा को चाय देने के बाद अपना और विक्की का कप लेकर मैं उसके कमरे में चली गई। वह नए सिरे से अपना कमरा जमा रहा था। उसे चाय देकर मैं अपना कप लेकर उसके सामने बैठ गई। वह चुपचाप चाय पीता रहा। आखिर मैंने ही कहा, माँ, तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हैं। वह कुछ नहीं बोला। माँ कह रही थी, यह सब कुछ तुम्हारी रजामंदी से ही हो रहा है। मैं मजबूर था दीदी, माँ ने मुझे मजबूर कर दिया था। कैसे? उन्होंने मुझे पापा की तबीयत का वास्ता दिया। कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैं भी कुछ खा लूंगी। फिर तुम माँ बाप की चिता पर शान से अपनी गृहस्थी का ताजमहल खड़ा करना।
आजकल वो बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स देखने लगी हैं शायद, वैसे ही डायलॉग मार रही हैं। वह चुप रहा। लेकिन यह तो सरासर ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब जो भी है, और तुम्हारी शादी की खबर सुनकर उसने कुछ कर लिया तो? किसने? नाम तो उस दिन तुमने बताया नहीं था, बस बाकी सब बता दिया था। वह कुछ कह पाता इससे पहले माँ आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुई। ये क्या गजब कर रही हो तुम? बड़ी मुश्किल से तो वो लड़का राह पर लगा था, उसे फिर से बहका रही हो? वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मेरे बहकाने से बहक जाएगा। इस बीच मौका पाकर विक्की खिसक लिया था। मैं और माँ आमने सामने थे। माँ, ये सरासर अन्याय है। तो जरा उस लड़की के बारे में भी सोचो। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपने बेटे का भला बुरा सोचती हूँ। वह भी किसी की बेटी है, मान लो तुम्हारी ही बेटी होती। मेरी बेटी ऐसा काम कभी न करती। कैसा काम? तुम्हारे बेटे ने भी तो किया है वैसा काम। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें बाप के प्राणों की परवाह नहीं है? माँ की भावनाओं की कद्र नहीं है? खानदान की मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है? और जाने कौन कहाँ की लड़की उसके लिए हलकान हो रही हो? मैंने कुछ कहना चाहा पर माँ के तेवर देखकर चुप ही रही, और जिसका पक्ष लेकर मैं लड़ना चाह रही थी उसने पहले ही हथियार डाल दिए थे। फिर कुछ कहने सुनने का मतलब ही क्या था? बस उस दिन यह सोच लिया कि अब मुझे यहाँ नहीं आना है। यथा समय विक्की की सगाई हो गई, बच्चों की परीक्षा का कारण मिल गया था, तो मैं नहीं गई, इन्हें भेज दिया। फिर 2 महीने बाद शादी की तारीख भी निकल आई। मनोहार पत्रिका आई, कुमकुम पत्रिका आई, फोन तो हर दूसरे तीसरे दिन आ ही रहे थे। एक दिन इन्होंने कहा, मैडम, अपने शॉपिंग सेशन से पहले कम से कम 2-3 दिन की नोटिस दी जाएगी, पैसों का इंतजाम करना होगा। इतना खर्च करती हूँ मैं? अरे भाई, ये कोई ऐसी वैसी शादी थोड़े ही है, आपके इकलौते भाई की शादी है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, फेरे और रिसेप्शन। इन्होंने फेयर एंड लवली के मॉडल की नकल उतारते हुए कहा, 5 कार्यक्रमों के लिए कम से कम 5 नई ड्रेसेस तो चाहिए ना। कोई मेरी शादी हो रही है? नहीं, श्रीमान विवेक जी की हो रही है, पर उस शादी में आप अपने पुराने कपड़े तो नहीं पहनेंगी, इसलिए जल्दी से अपनी शॉपिंग कर लीजिए। फिर अगर समय रहा और पैसे बचे तो हम भी अपने लिए एक कुर्ता पजामा और बच्चों के लिए टी-शर्ट्स खरीद लेंगे। मैं शादी में नहीं जाऊंगी। क्या गजब करती हो भाई, मुद्दतों बाद तो मौका आया है ससुराल से माल टाल वसूलने का, और वह भी आखिरी मौका, और तुम नानुकुर कर रही हो। आप चले जाइएगा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? तुम्हारे बिना जाऊंगा तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा। अभी सगाई में अकेले गया था तो सबने पूछ पूछ कर मुझे बेहाल कर दिया। सबको कारण बताते बताते मेरा गला सूख गया था, तब से कान पकड़ लिया। ससुराल में अकेले कभी नहीं जाने का, कोई घास नहीं डालता। तो फिर हम में से कोई नहीं जाएगा। भाई, बात क्या है? कुछ बताओगी भी? किस बात पर नाराज हो? कुछ पता तो चले। मैंने सारा किस्सा बयान कर दिया। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जब वह सारी बात भूल गया है या भूलने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे तूल क्यों दे रही हो? ये सिद्धांत का प्रश्न है। देखो, रिश्तेदारी में सिद्धांत वगैरह की बात कोई नहीं समझता। बिना बात के हमेशा के लिए बदमजगी हो जाएगी। मैं मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगा। सब लोग सोचेंगे कि जरूर जमाई बाबू किसी बात पर रूठ गए हैं, इसलिए बिटिया को नहीं भेजा। नहीं तो कौन बहन होगी जो भाई की शादी पर नहीं आना चाहेगी? मैं चुप। देखो, संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें वर्णन है कि शादी में दुल्हन क्या चाहती है, दूल्हा क्या चाहता है, समधियों की नज़र किस चीज़ पर है, दुल्हन की माँ की कामना क्या है, वगैरह वगैरह। अंतिम वाक्य है कि शादी में मेहमान सिर्फ दावत पर नज़र रखते हैं। मिष्टाने इतरे जना। तो हम लोग जो हैं इतरे जना हैं, हमें सिर्फ मिष्टान पर नज़र रखनी चाहिए। बाकी जो है उनकी समस्याएं, वे लोग अपने ढंग से निपटते रहेंगे। खैर, शादी में तो जाना ही था, बेटियां इतनी भी बेमुरवत नहीं हो सकती। फिर इकलौते भाई की शादी थी, न जाती तो सबको बुरा लगता, सबसे ज़्यादा पापा को दुख होता, और इस समय मैं पापा को ज़रा भी दुख देना नहीं चाहती थी। लौटते समय सामान इतना बढ़ गया था कि हमें एक नया सूटकेस लेना पड़ा।
माँ पापा ने हम चारों के लिए कपड़े बनवाए थे। विक्की के ससुराल से भी सबके लिए जोड़े आए थे। मामा लोगों ने भी अच्छा खासा भात दिया था। पापा ने दोनों नातियों के लिए सोने की चेन बनवाई थी, मेरे लिए हीरे के टॉप्स और दामाद के लिए नवरत्न की अंगूठी। हीरे की अंगूठी शादी में दे चुके थे। वहां भी भीड़ भाड़ में ठीक से कुछ देख नहीं पाई थी। घर पर आकर सब कुछ एक बार फिर से देखने की इच्छा हुई। मैं सारा फैलारा लेकर बैठी ही थी तो ये गंभीर मुद्रा में बोले, ससुर जी ने अच्छे खासे खर्च में डाल दिया है। इस महीने का सारा बजट गड़बड़ा जाएगा। क्यों? अब तुम अपनी सखी सहेलियों को, मोहल्ले वालियों को बुला बुला कर रोज नुमाइश लगाओगी कि नहीं? तो उन्हें क्या सूखा भेज दोगी? मिठाई तो खैर तुम्हारी माँ ने बहुत सी बांध दी है, पर चाय पानी का खर्च तो मेरा लगेगा। आप ही को तो लालच हो रहा था, ससुराली माल टाल का। अब शिकायत क्यों कर रहे हैं? मैं तो आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। माल टाल से मुझे कब एतराज है? शादी में जाने का एक ही तो आकर्षण होता है। किसी की भी हो, शादी तो पीर का मज़ार है। नज़र चादर और चढ़ावे पर होनी चाहिए। आपका हिंदी का ज्ञान शायद प्रेमचंद पर शुरू होकर प्रेमचंद पर ही समाप्त हो जाता है। हाँ यार, एक कहानी थी कोर्स में, ईदगाह। ईदगाह नहीं, नमक का दरोगा। हाँ, वो भी थी 10th में। ईदगाह 8वीं में थी। दोनों में कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? शादी किसी की भी हो, नज़र चादर और चढ़ावे पर रखना चाहिए। मिस ठाने इतरे जना, समझ गई ना? हम बस इतरे जना हैं। क्या मैं भी इतरे जना थी? फिर लेडीज संगीत में मदहोश होकर ठुमके किसने लगाए थे? दोनों हाथों में कोहनी तक, दोनों पैरों में घुटनों तक मेहंदी किसने रचाई थी? पूरे घर को रंगोली से किसने पूरा था? विक्की का कमरा अपने हाथों से किसने सजाया था? प्रियंका का श्रृंगार किसने किया था? कौन उसे लेकर विक्की के कमरे तक गया था? उस समय एक बार भी उस अनाम अपरिचित अनदेखी कन्या की याद नहीं आई जिसका पक्ष लेकर मैं माँ से भिड़ गई थी। वह इसलिए कि मैंने उसे अंतर्मन से कभी स्वीकार ही नहीं किया था। उसका प्रसंग समाप्त होने के बाद मेरे अवचेतन ने अनजाने ही एक राहत की सांस ली थी। यह सब स्वीकार करते हुए भी शर्म आ रही है, पर सच तो सच होता है ना। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी शर्मनाक। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।